हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग सो वेल। और आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ही ली होगी, ऐसा मैं कंसिडर कर सकती हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है मेरी लास्ट वीडियो में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इवन डिस्क्रिप्शंस में मेरा व्हाट्सअप चैनल, इवन टेलीग्राम चैनल सब कुछ प्रोवाइडेड है, तो आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। तो बेटा आज की जो वीडियो होगी हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लिया था, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो आज की जो वीडियो होगी बेटा, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यूक्लियस। तो हमारा जो सेल होता है, सेल का जो सेकेंड ऑर्गेनल होगा वो होगा आपका न्यूक्लियस। हमने पहले भी देखा हुआ है कि अगर ये सेल है सपोज आपका, तो ये सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, तो दिस इज साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में अब हम देखेंगे सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने देखा कि सेल के जो अबव वाली लेयर होती है वो होती है। सेल वॉल की बात करेंगे बेटा, तो सेल वॉल इसके ऊपर की लेयर होती है, राइट। तो अब हम वो चीज़ देखने वाले हैं। तो पहले हम सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे, बाद में न्यूक्लियस करते हैं। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो क्या होता है सेल वॉल, क्या होगा सेल वॉल। आप जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में चलो फटाफट से बता दो कि सेल वॉल क्या होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सेल वॉल होता है बेटा, ये सब में प्रेजेंट नहीं होता है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल वॉल, तो सेल वॉल सब में प्रेजेंट नहीं होगा। सब में प्रेजेंट नहीं होने का मतलब क्या होता है कि इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में। सेल वॉल जो है ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में एब्सेंट होने का मतलब क्या हो गया कि जो एनिमल सेल होता है ना बेटा, इनके पास में जो अपर वाली जो लेयर होती है वो सिर्फ प्लाज्मा की होती है, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल इज द सेकेंड मोस्ट लेयर जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एनिमल में नहीं प्रेजेंट होने वाली। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बोल रही हूँ तो ये जो सेल वॉल होता है बेटा, जैसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन सेल वॉल जो है ये कैसा होगा, रिजिड स्ट्रक्चर होगा। रिजिड का मतलब क्या होता है कि ये हार्ड कवरिंग होगी। कैसी होगी, हार्ड कवरिंग। जैसे आपकी कोई केस होती है, जैसे ये पेन है तो पेन की जो ऊपर वाली कवरिंग है ये हार्ड कवरिंग है, तो सेल वॉल भी आपका कैसा होगा, हार्ड कवरिंग वाला होगा। बॉटल होती है, बॉटल की कवरिंग कैसी होगी, हार्ड कवरिंग। तो ये हार्ड कवरिंग होती है आपकी सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो है रिजिड आउटर कवरिंग होता है। इसके अलावा क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो रिजिड आउटर कवरिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर की बात करें। फंक्शन वाइज अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन वाइज मैं बोलूँगी तो ये क्या करता है, तो ये जो है ये सेल को जो है सपोर्ट देगा। इट विल गिव सपोर्ट्स टू दी सेल। तो सेल को सपोर्ट देने का काम करेगा ये, मतलब सेल को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपका सेल वॉल। तो फंक्शन वाइज क्या होगा, सपोर्ट देगा। एज वेल एज ये क्या होता है, ये जो सेल वॉल है ये कंपोज्ड ऑफ किसका, कंपोज मतलब ये किसका बना होगा, तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। अगर हम किस में बात कर रहे हैं, हम बात ही प्लांट सेल की कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता ही नहीं है। तो अगर प्लांट सेल की बात करेंगे बेटा तो ये कंपोज होता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज जो है ये क्या होगा आपका, तो सेल्यूलोज जो है ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा। सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज इज दी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो क्या करने वाला है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि सेल वॉल क्या करने वाला है, सेल को स्ट्रेंथ देगा, सेल को एक रिजिड आउटर कवरिंग सपोर्ट देने वाला है। तो ये भी क्या करेगा, बाय द हेल्प ऑफ सेल्यूलोज। किसके हेल्प से करेगा, तो सेल्यूलोज के हेल्प से करेगा। सेल्यूलोज क्या होता है, तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो क्या करने वाला है, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू दी सेल। किसको प्रोवाइड करेगा, सेल को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है। इफ अगर और बात करूँ तो देखो सेल वॉल जो होता है, हमने क्या बोला कि ये जो है आउटर कवरिंग है, मतलब ये क्या करने वाला है, ये एक वॉचमैन की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा बेटा, तो ये वॉचमैन की तरह। वॉचमैन की तरह का मतलब क्या होता है, इट परमिट्स दी एंट्री। ये जो है सबको अंदर आने नहीं देने वाला है। इट परमिट्स द सेल्स ऑफ द प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एनवायरनमेंट से ये बचाता है। वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि जो कंडीशन होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक कंडीशन। तो ये हाइपोटोनिक कंडीशन से क्या करने वाला है, बचाने वाला है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, हाइपोटोनिक का मतलब क्या होगा बेटा, तो हाइपोटोनिक मतलब क्या कि अगर ये सेल है मेरा, ठीक है। अब हमें पता है कि सेल जो है ये किस में है, पानी में प्रेजेंट है। सेल किस में प्रेजेंट है, पानी में प्रेजेंट है, लिक्विड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे ये जो सेल है आपका ये जो है ये बेयर कर सकता है दिस लिक्विड कंडीशन। बहुत ज़्यादा पानी हो गया, हाइपो वाली कंडीशन आ गई, तो बहुत ज़्यादा पानी में ये सेल वॉल क्या करेगा, उसको बर्स्ट होने नहीं देगा। मतलब इट विल प्रिवेंट द सेल टू
बर्स्ट, सेल को जो है बर्स्ट होने नहीं देने वाला काम करता है ये। तो ये क्या करता है, वेरी डाइल्यूट कंडीशन में जो है ये सेल को हेल्प करेगा कि सेल जो है वो फूट ना जाए। जैसे अपने बलून्स होते हैं, राइट, आप क्या करते हो, बलून्स में एयर ब्लो करते हो, बलून्स में आप एयर ब्लो करते हो, एक सर्टेन टाइम तक आपका बलून ब्लो होता है, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एयर हो गई तो बलून क्या हो जाता है, फट जाता है। बलून क्या होगा, फट जाएगा। तो ये वही कंडीशन होगी जहाँ पे क्या होने वाला है, आपका बलून जो है वो फट सकता है, मतलब आपका सेल जो है वो फट सकता है। तो वो फटने ना देने का काम होता है सेल वॉल का। किसका काम होगा, सेल वॉल का। तो इट हेल्प्स इट फ्रॉम गेटिंग बर्स्ट, तो बर्स्ट ना हो सके उससे वो हेल्प करता है। जबकि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल्स में आपका सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो एनिमल सेल में ऐसी कंडीशंस नहीं देखने को मिलती है। प्लांट सेल्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में आपको ये कंडीशंस देखने को मिल जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो स्वेलन सेल के जो प्रेशर होता है उसको ये बेयर कर सकता है, उसको क्या करेगा, ये बेयर कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा सेल वॉल जो है ये ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो टॉपिक होगा बेटा, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, तो अब हमने सेल वॉल देख लिया, अब हमने सेल वॉल देख लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियस आपका ये अगर सेल है सपोज, तो ये सेल के ऊपर एक लेयर होगी विच इज़ ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाली लेयर होती है बेटा सेल वॉल की, और ये जो अंदर वाला जो प्रेजेंट होता है दैट इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस बेटा दोनों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्लांट में भी होता है, न्यूक्लियस एनिमल में भी होता है। तो अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस दोनों जगह पे प्रेजेंट होता है। तो चलो न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस क्या होता है, तो आपने देखा होगा एक एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है विच इज़ ऑफ ऑनियन पील। तो आपको क्या करना है, ऑनियन पील को आप क्या करोगे, आयोडीन सोल्यूशन में डालोगे। आयोडीन सोल्यूशन में जब आप डालोगे तो आयोडीन सोल्यूशन में डालने के बाद में जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हो तो आपको देखने को मिलते हैं कुछ स्पॉट्स, कुछ कलर जो है चेंजेस आने को देखते को, कुछ कलर जो है आपको क्या होते हैं, चेंज देखने को मिलते हैं। तो ये जो कलर चेंज होता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल के न्यूक्लियस में जो है आयोडीन स्ट्रेन की वजह से कलर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्यों होगा, क्योंकि वो क्यों हो रहा है, आपका जो आयोडीन है वो उस सेल में जो है जाके कलर जो है रिलीज कर देता है। इसके लिए आपको क्या होता है, वहाँ पे कलर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बेटा न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस, मैंने आपको क्या बोला कि न्यूक्लियस जो है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेल के इनसाइड प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चर वाइज बात करेंगे तो अगेन ये भी कैसा होगा, डबल लेयर का। कैसा होगा, तो डबल लेयर की कवरिंग होती है। मतलब अगर ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर भी एक डबल लेयर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो डबल लेयर कवरिंग होती है ना बेटा, इसे बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। काम क्या है इसका, अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगा, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने वाले, करेक्ट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अगेन काम क्या होगा, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगा। एज वेल एज ये क्या करता है, ये पोर्स को अलाउ करता है फॉर ट्रांसफर। तो ये पोर्स को क्या करेगा, अलाउ करेगा फॉर ट्रांसफर। तो जो भी मटेरियल हमारी बॉडी से आ रहे हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स है, जो भी मटेरियल आपके सेल के अंदर आएगा, उनको वो ट्रांसफ़र करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या करेगा, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करने, कौन करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करेगा। अब ये जो न्यूक्लियस होता है बेटा, इसका सबसे ज़्यादा रोल कब होता है, जब आपका जो सेल होता है विच इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब आपका सेल जो है डिवाइड होने लगेगा। डिवाइड का मतलब क्या होता है बेटा, तो डिवाइड की अगर मैं बात करूँ तो डिवाइड मतलब क्या, कि सेल इज़ गोइंग टू फॉर्म द न्यू सेल विच इज सेल इज गोइंग टू फॉर्म न्यू जाइगोट। तो जाइगोट बनाने के टाइम जो होता है, जब आपका सेल जो है माइटोसिस करेगा, मियोसिस करता है, तब ये न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा रोल होता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है ये इस तरीके से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पहले कैसे फॉर्म में होंगे, तो न्यूक्लियस है सपोज ये आपका, तो पहले जो है ये एक थ्रेड लाइक क्रोमैटिन जैसे फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। लेकिन जैसे ही सेल को डिवाइड होना है, जैसे ही सेल माइटोसिस मियोसिस परफॉर्म करेगा, तो ये क्रोमैटिन क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं इनटू दी
क्रोमोसोम किस में अरेंज हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स में अरेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही क्रोमोसोम्स में अरेंज हुए मतलब नाउ सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अबाउट टू डिवाइड का मतलब क्या होगा, तो सेल इज गोइंग टू फॉर्म दी डॉटर सेल। सेल क्या करने वाला है, अब डॉटर सेल्स बनाएगा, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियस विल कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, मतलब क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। फिर यही क्रोमोसोम्स जो है ये क्या बनाने वाले हैं, जीन बनाने वाले। तो जीन क्या होता है बेटा, तो जैसे सेल आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वैसे ये जीन क्या है, तो जीन इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। जीन क्या होगा, तो जीन इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए, जो फंक्शनल यूनिट होता है जहाँ पे जीन में ही आपके जो भी हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स होंगे वो किसके तरफ से आते हैं, जीन्स की तरफ से आते हैं। तो ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डीएनए में प्रेजेंट होगा। अब कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है ये पोअरली डेवलप होगा। पोअरली डेवलप क्यों होगा बेटा, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक में अच्छे से डेवलप होता है। वेल डेवलप किस में होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये वेल डेवलप होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में ये पुअर डेवलप होगा। क्यों पुअर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट है तो वो कैसा होगा, पोअरली डेवलप होगा। तो पोअरली डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सेल जो है वो प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पाता है। तो न्यूक्लियस अगर पोअरली डेवलप है तो वो जो है अनडिफाइंड न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनके पास में अनडिटरमाइंड न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लिक एसिड जो है वो अनडिटरमाइंड होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। उसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड्स। अब मैंने आपको बोला कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो कैन यू टेल मी कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो ये चीज़। चलो अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट कर दो कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक। क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक और क्या होंगे यूकैरियोटिक। बता दो चलो फटाफट से। अब ये तो अपने लोअर ग्रेड्स में ही पढ़ा होता है कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, ये सब लोअर ग्रेड्स की बातें। तो चलो प्रोकैरियोटिक अगर मैं बोलूँ तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। यानी ये ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, प्रिमिटिव। कैसे होंगे, प्रिमिटिव। अगर यूकैरियोटिक की बात करूँ तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वेल डेवलप्ड होंगे। वेल डेवलप्ड का मतलब क्या होता है, वेल डेवलप्ड मतलब क्या, कि इनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, इनके पास में साइटोप्लाज्म होगा, इनके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी होगी, सब कुछ प्रेजेंट होगा। मतलब ईच एंड एवरी वेरियस सेल ऑर्गेनल्स इनके पास में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनके पास में क्या होंगे, ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये होता है वेल डेवलप्ड। ये कौन सा सेल होगा, वेल डेवलप्ड। तो वेल डेवलप्ड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड नहीं होते। इसका मैं एक एग्जांपल दे दूँ। इसके एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ तो जैसे आप सबने लॉकडाउन में एक गेम खेली होती है पबजी, करेक्ट। आप सबकी फेवरेट गेम होगी, बहुत सारे बच्चों ने खेली भी होगी। तो वो गेम में ना आप दो प्लेयर्स होते हैं, वो गेम में आप दो टाइप के प्लेयर्स को डिफाइन करते हो। एक प्लेयर जो होते हैं ना वो नूब होते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, और एक प्लेयर जो होते हैं ना ये प्रो होते हैं। तो यहाँ पे प्रो कौन होंगे बेटा, तो यहाँ पे प्रो होते हैं आपके यूकैरियोटिक। क्यों, क्योंकि इनको सब आता है। मतलब सब आता है मतलब क्या, इनके पास में सब कुछ प्रेजेंट है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म डेवलप। लेकिन अगर हम बात करें नूब की, तो नूब कौन से होंगे, प्रोकैरियोटिक। क्यों, क्योंकि इनके पास में वेल डेवलप्ड ऑर्गेन्स प्रेजेंट नहीं होते, इनके पास में अच्छे से ऑर्गेन्स प्रेजेंट नहीं होने वाले। समझ में आया। तो ये था आपका न्यूक्लियस एंड हमने क्या देखा, सेल वॉल देखा। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप यहाँ पे आपको। तो इसके बाद जो हमें देखना है वो है आपका साइटोप्लाज्म। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं साइटोप्लाज्म। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट में भेजोगे। यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सअप, यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम। आप मुझे कहीं पे भी आपके डाउट्स पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स कहीं पे भी क्लियर कर सकती हूँ।